Hello everyone, welcome to Knowledge Monster, Pedagogy of English series for B.Ed first year. Today we will discuss our another topic that is grammar translation method and direct method. सो हमने लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस में सीरीज़ में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड इम्पॉर्टेंट वन पे हमने ज़्यादा फोकस किया है कि हम पहले उनको कवर करें या जो मेरे को टेलीग्राम पे डाउट मिले थे कि पहले ये कवर करा दीजिए, मैंने उनको कोशिश की है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक्स पहले कवर किए जाएं तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। तो आज हम अपना अनदर टॉपिक जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड उसको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारा ये मेथड क्या कंसिडर करेगा टू बी अ क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये कह रहा है कि जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, उसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है कि जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बेसिकली क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो हमारा बेसिकली एक जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, उसे कंसिडर किया जाता है। एंड जो फिलॉसफी है इस मेथड के पीछे वो ये है कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाए बच्चों को और लर्न की जाए थ्रू ट्रांसलेशन। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा कि हम इंग्लिश को कैसे सीख रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू, हिंदी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थ्रू वोकैबुलरी, थ्रू प्रोनाउंसिएशन। सो वी कैन से कि हम अपनी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, किसके थ्रू? ट्रांसलेशन के थ्रू। And here each phrase or sentence of English is taught by translating it into mother tongue. हम क्या करते हैं, हम हर एक फ्रेज और सेंटेंस को इंग्लिश के क्या कर लेते हैं, उसे मदर टंग में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं या ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो उससे वो क्या होती है, ईजी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब क्या है कि ये एक क्लासिकल मेथड है जहाँ पर हम ट्रांसलेशन के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, या हम फॉरेन लैंग्वेज को किसके थ्रू सीखते हैं, अपने ट्रांसलेशन के थ्रू सीखते हैं, थ्रू ट्रांसलेशन। आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रांसलेशन मेथड किस पे जोर दे रहा है कि हम ट्रांसलेशन के थ्रू चीज़ों को, फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखते हैं। ठीक है। देन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट इन ग्रामर एंड प्रोवाइड वोकैबुलरी विद डायरेक्ट ट्रांसलेशन टू मेमोराइज। ये पॉइंट कह रहा है कि हम बच्चों को कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बच्चों को ग्रामर में ट्रांसलेट करता है, ग्रामर में इंस्ट्रक्शंस देता है, साथ ही साथ वोकैबुलरी प्रोवाइड करता है विद डायरेक्ट ट्रांसलेशन टू मेमोराइज, ताकि बच्चे डायरेक्टली उन चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, डायरेक्टली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और समझ सकें। साथ ही साथ यहाँ पे जोर दिया जाता है कि वो रिटन लैंग्वेज को क्या करें, स्टडी एंड ट्रांसलेट। सो लास्ट पॉइंट में क्या है कि इट एम्फेसाइजेस द स्टडी एंड ट्रांसलेशन ऑफ द रिटन लैंग्वेज एज इट इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। हम रिटन लैंग्वेज पे क्या करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं कि जो स्टडी और जो ट्रांसलेशन है वो किस में होती है, रिटन लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन स्पोकन लैंग्वेज पे। देन एडवांटेजेस। सो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? कि ये एक इजी मेथड है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक नोन से अननोन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो चीज़ वो जानते हैं उससे वो कहाँ जा रहे हैं, जो चीज़ वो नहीं जानते। ये बहुत इजी मेथड होता है। जैसे आपको नाउन पता, जैसे आपको संज्ञा पता है तो आप वहाँ से नाउन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपको चीज़ पता है, और वहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, एक अननोन की तरफ, जो चीज़ आपको नहीं पता इंग्लिश में। तो उससे क्या है, समझना आसान हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर थ्रू ट्रांसलेशन
हिंदी टू इंग्लिश और वी कैन से इंग्लिश टू हिंदी. सो ईजी मैथड है. सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वोकेबलरी. पहला ये इजी मेथड है. दूसरा ये वोकेबलरी बिल्ड करने में भी काफ़ी हेल्प करता है. ट्रांसलेशन मेथड किस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है. बच्चों की वोकेबलरी कैसे एक्सपैंड होती है, जब उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में मतलब पता होते हैं. अगर आप वोकेबलरी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं टर्म्स को, आप उसकी हिंदी भी पढ़ते हैं ताकि आपको उसकी इंग्लिश की हिंदी समझ में आए और हिंदी की इंग्लिश समझ में आए कि अच्छा हिंदी में हम ये बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं. वोकेबलरी आपकी एनहांस हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है उसमें. देन थर्ड पॉइंट इट सेव्स टीचर्स लेबर. यहाँ पर जो टीचर की मेहनत होती है वो भी बच जाती है. कैसे? जो टीचर है फाइंड इट वेरी इजी टू प्रिपेयर हिज लेसन. इससे अब टीचर जो है जब वो अपना लेसन बनाता है तो उसमें काफ़ी उसकी हेल्प होती है, ईजी हो जाता है. ही हैज़ नॉट टू थिंक ऑफ द वेज एंड मीन्स टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड. क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारे तरीके नहीं खोजेगा या वो बहुत सारे मीन्स नहीं डिस्कवर करेगा या फाइंड आउट करेगा कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आया, कोई नया वर्ड आया तो उसे एक्सप्लेन कैसे करना है. उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती, वहाँ पर टीचर की मेहनत बच जाती है. फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्रीहेंशन इज़ ईजिली टेस्टेड. जो स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीहेंशन होती है इंग्लिश की, स्पेशली अर्ली स्टेजेस पर, वो ईजिली टेस्ट की जाती है बाय आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चंस इन द मदर टंग. अगर हम मदर टंग में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ईजिली टेस्ट किया जा सकता है. इसमें क्या है कि कॉम्प्रीहेंशन इज़ ईजिली टेस्टेड. जो बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन होती है इंग्लिश की, कि उनकी कितनी समझ है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस पर आप क्या कर सकते हैं कि उनसे क्वेश्चन के आंसर्स पूछ सकते हैं मदर टंग में, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो टारगेट लैंग्वेज में ही सब कुछ आंसर कर पाएँ. तो वहाँ पर हम कॉम्प्रीहेंशन ईजिली कर सकते हैं कि अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है तो बच्चा मदर लैंग्वेज को यूज़ कर सके. लास्ट पॉइंट इज़ लैंग्वेज इज़ ईजिली टोट. ग्रामर इज़ ईजिली टॉट. आप इसके थ्रू ग्रामर काफ़ी ईजिली बच्चे को पढ़ा सकते हो. जो फॉरेन लैंग्वेज की ग्रामर होती है वो ईजिली टोट की जा सकती है अगर आप मदर टंग के थ्रू कंपेयर करके चलते हो. जो मदर टंग की ग्रामर होती है उससे कंपेयर करूँ अगर मैं किसी फॉरेन लैंग्वेज की ग्रामर को, तो समझाना पढ़ाना क्या होता है, आसान हो जाता है. जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी और इसमें भी एक ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो सकें कि अगर मैं इंग्लिश से हिंदी सीख रही हूँ या हिंदी से इंग्लिश सीख रही हूँ तो बच्चे को अगर मैं संज्ञा बता रही हूँ तो उसे पता है, फिर मैं उसे नाउन्स के बारे में बता रही हूँ तो वो क्या है, वो समझ पाएगा, जल्दी समझ पाएगा कि अच्छा हाँ संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं. अच्छा संज्ञा के 5 भेद होते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं. अच्छा मैंने संज्ञा में पढ़ा था कि उसके 5 कौन कौन से भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ऐसे पढ़े थे. देन वो देखेगा कि अच्छा जो नाउन है इंग्लिश में उसके 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इस तरीके से वो क्या है, चीज़ों को समझ पा रहा है, वो कंपेयर कर पा रहा है. तो उससे क्या है, उसकी ग्रामर जो है वो ईजिली टॉट कर पाएगा, टीचर टॉट कर पाएगी, टीच कर पाएगी और बच्चा ईजिली समझ पाएगा. तो ये सारी क्या हो गए, इसके एडवांटेजेस हो गए. आपको समझ में आए एडवांटेजेस? अगर आपको कोई एडवांटेजेस पता है इसके अलावा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि बाकियों को हेल्प मिल सके. देन वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस. सो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आप खुद सोच के देखो. ये एक अननेचुरल मेथड है. ट्रांसलेशन मेथड के अंदर टीचर क्या करता है, टीच करना शुरू करता है बच्चों को इंग्लिश बाय टीचिंग देम रीडिंग फर्स्ट. पहले वो पढ़ेगा. अब एक अननेचुरल मेथड कैसे है कि वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर देगा, जबकि एक नेचुरल ऑर्डर जो होता है हमारे लर्निंग का वो होता है LSRW. आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता होगा कि LSRW ये एक पैटर्न होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. इसी ऑर्डर में हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं. पहले हम उसको सुनते हैं, फिर हम उसे बोलते हैं, फिर हम उसे पढ़ते हैं और फिर हम उसे लिखते हैं.
इस ऑर्डर में जो होता है उसे बोला जाता है कि ये एक नेचुरल वे है, ये एक नेचुरल ऑर्डर है लर्न करने का किसी भी लैंग्वेज को। अगर इस ऑर्डर में नहीं होता तो वो एक अननेचुरल मेथड कंसिडर किया जाता है। ओके, तो इसका ड्रॉबैक या डीमेरिट या वी कैन से डिसएडवांटेज ये है कि ये एक अननेचुरल मेथड है। सेकंड पॉइंट, इट नेग्लेक्ट स्पीच। ये कैसे स्पीच को निगलेक्ट कर देता है? तो ट्रांसलेशन मेथड जो है वो आपकी स्पीच को नेग्लेक्ट कर रहा है। नो मच अटेंशन इज पेड टू ओरल वर्क और ड्रिल वर्क इन दिस मेथड। यहाँ पर हम ज़्यादा अटेंशन बोलने पे या ड्रिल वर्क पे, प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, ठीक है ना। दैट्स वाई आपकी यहाँ पे स्पीच नेग्लेक्ट हो रही है। देन पैटर्न प्रैक्टिस भी यहाँ पे नेग्लेक्ट होती है। यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन मेथड के अंदर कोई पैटर्न प्रैक्टिस है ही नहीं कि हम इस ऑर्डर में बच्चे को, इस पैटर्न में बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो क्या है, नेग्लेक्ट हो रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चा इंग्लिश को ढंग से बोल ही नहीं पाएगा, उसकी जो स्पीकिंग होगी इंग्लिश की वो अच्छी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ हैबिट फॉर्मेशन भी यहाँ पर क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स नेग्लेक्ट ऑफ स्पीच एंड पैटर्न प्रैक्टिस। इन 2 पॉइंट्स की वजह से, सेकेंड एंड थर्ड की वजह से हमने कहा कि जो ये था कि जहाँ पे स्पीच नेग्लेक्ट हो रही थी और पैटर्न प्रैक्टिस नेग्लेक्ट हो रही थी, इन 2 पॉइंट से निकल कर ही हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि उसकी जो हैबिट फॉर्मेशन है वो भी क्या है, इग्नोर हो जाती है। अगर उसकी स्पीच ही नहीं अच्छी होगी, वो ढंग से बोल ही नहीं पाएगा, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, उस पर कमांड ही नहीं होगी, तो हैबिट नहीं होगी ना उसकी कि वो इंग्लिश में बोल पाए चीज़ों को। तो जो ट्रांसलेशन मेथड है वो हैबिट फॉर्मेशन को भी इग्नोर करता है। इससे जो बच्चा होता है उसकी इंग्लिश में बोलने में हैबिट जो होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, उसे पता ही नहीं कई बार कि इस चीज़ की क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी। इट मेक द स्टूडेंट्स अ पैसिव लिसनर, इससे वो बस एक पैसिव लिसनर बन के रह जाता है, वो एक्टिव लिसनर और एक्टिव स्पीकर नहीं बन पाता। एंड इट इज़ अनइंटरेस्टिंग, अगर उसे चीज़ का नहीं पता तो वहाँ से उसका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ, दैट्स वाई उसके लिए एक अनइंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये थी सारी डिसएडवांटेजेस हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। नाउ हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मीन्स टीचिंग डायरेक्टली यूजिंग टारगेट लैंग्वेज। अब डायरेक्ट मेथड से मतलब है कि हम डायरेक्टली अपनी टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के थ्रू क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। अ टीचर डज नॉट यूज़ द मदर टंग इन द क्लास नॉर आर द स्टूडेंट्स अलाउड टू यूज़ इट। जैसा आप आजकल देख रहे होंगे वही यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में कहा गया है कि जो टीचर्स हैं ना तो वो यूज़ कर सकते हैं क्लास के अंदर मदर टंग को, और ना ही स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो मदर टंग का यूज़ करें। तो ये क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है। यहाँ पर जो यूनिट ऑफ स्पीच, हेयर द यूनिट ऑफ स्पीच इज़ अ सेंटेंस। जो यूनिट है हमारी स्पीच की वो क्या है, सेंटेंस। एंड हेयर इज़ द एम्फेसाइज ऑन स्पीकिंग द कंप्लीट सेंटेंस। हम यहाँ पर क्या है, ज़्यादा जोर किस चीज़ पे देंगे कि आप पूरा सेंटेंस बोलें। ये मेथड हमारी ओरल प्रैक्टिस पे जोर देता है, ओरल प्रैक्टिस फॉर एवरीवन, कि हर कोई क्या है, ओरल प्रैक्टिस करे चीज़ों की। एंड दिस मेथड डज नॉट पुट एम्फेसाइज ऑन थ्योरेटिकल ग्रामर, द मेन स्ट्रेस इज ऑन फंक्शनल ग्रामर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी ओरल प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बच्चा ओरली बोले ताकि वो इस लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर सके। थ्योरेटिकल ग्रामर पे फोकस ना करके हम फंक्शनल ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड द टीचर्स टीच वर्ड बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट और पिक्चर और बाय परफॉर्मिंग एक्शंस। टीचर कैसे सिखाता है, या तो कोई एक्शन परफॉर्म करके, किसी ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को पॉइंट आउट करके वो उन वर्ड्स को टीच करता है। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड। आपको ये मेथड क्लियर हुआ पहले कि डायरेक्ट मेथड क्या है। अब आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, द फोकस इज़ ऑन ओरल प्रैक्टिस। यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे किया जा रहा है, ओरल प्रैक्टिस पे किया जा रहा है कि हम बोल कर सीखें। जब तक हम किसी लैंग्वेज को बोलते नहीं हैं तो हम क्या है, उसमें कमांड हासिल नहीं कर सकते।
तो अगर हम बोलेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे ओरल बोलने की, तो उससे हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी. एज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, इट हेल्प द लर्नर इन हैविंग गुड फ्लुएंसी. अगर आपके थॉट्स में, आपके एक्सप्रेशन में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उससे आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी बनती है. अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे तो उससे आपकी फ्लुएंसी नहीं दिखाई देगी, ना ही फ्लुएंट आप हो पाओगे इंग्लिश में. तो अगर आपको फ्लुएंट होना है तो उससे आपके थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस भी क्या होना चाहिए, एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए. डायरेक्ट मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो एक टीचर स्टूडेंट की हेल्प करता है हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ताकि उसकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो सके. एंड इट मेक्स द टीचिंग इंग्लिश ईजियर एंड मोर प्लीजेंट. अगर हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं तो उससे इंग्लिश काफ़ी ईजी हो जाती है और बहुत प्लेजेंट बन जाती है. अ टीचर यूजेस वेरियस इमेजेस एंड पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट हिज और हर पॉइंट. अपने पॉइंट को बताने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए टीचर इमेजेस का यूज़ भी कर सकता है और पिक्चर्स का भी. As the unit of speech in direct method is a sentence, so students learn to speak complete sentences without any hesitation. अब जैसा हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा जो यूनिट है वो सेंटेंस है, तो बच्चे जो हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस को बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन और डर के. अब बच्चे कंप्लीट सेंटेंसेस को बोल पाएंगे. तो ये क्या हुई, इसकी एडवांटेजेस हो गई. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट, डायरेक्ट मेथड. सो हम डायरेक्ट मेथड के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे, अब उसके हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे. यहाँ पे जोर किस पे दे रहे हैं हम, ओरल प्रैक्टिस पे. तो जो बाकी स्किल्स हैं लाइक रीडिंग हो गई, राइटिंग है, वो तो इग्नोर हो गए ना. तो ये क्या बन गया, इसका डिसएडवांटेज बन गया. साथ ही साथ ये ग्रामर की टीचिंग को भी इग्नोर कर रहा है. यहाँ पे कोई ग्रामर की बात की हमने नहीं की, तो एक सिर्फ ओरल की ही बात करते रहे, ओरल प्रैक्टिस की, तो बाकी स्किल्स इग्नोर हो गई. साथ ही साथ जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी ना कि वो ग्रेस कब कर सकें चीज़ों को, वो भी डायरेक्ट मेथड के थ्रू. ये एक्सपेंसिव मेथड भी है क्योंकि जो टीचर्स होते हैं इज़ टू यूज़ सम एड्स फॉर टीचिंग, उनको अपनी टीचिंग के लिए कुछ एड्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली भी, एक्सपेंसिव मेथड भी है. इस मेथड के लिए जो कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, आपको वही चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज को काफ़ी फ्लुएंटली बोल सकें और उसी के थ्रू जो है वो पढ़ा सकें डायरेक्ट मेथड में. एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग पे ये मेथड जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि कई बार जो अर्ली स्टेजेस पे बच्चे होते हैं वो सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते, या उनको वर्ड्स का नहीं पता होता, उनकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती कि वो सेंटेंसेस फॉर्म कर सके इंग्लिश में. तो वहाँ पर ये मेथड इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है. सो मैंने काफ़ी 3 वीडियोस में आपके ये टॉपिक्स कवर करे हैं. आज जैसे हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिया. सिमिलरली हमने मल्टीलिंगुअलिज्म एंड बाइलिंगुअलिज्म जो अप्रोच होती है या मेथड होता है उसे कवर किया. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को हमने समझा. ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, आपकी पैडागोजी में भी हेल्प करेंगी और आपके जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक सब्जेक्ट है वहाँ पर भी ये टॉपिक हेल्प करेंगे. सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर. सो पैडागोजी ऑफ इंग्लिश आपकी मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी कुछ एंड ऑलमोस्ट सिलेबस मैं कवर कर पाऊँ, बट जितना एज सून एज़ पॉसिबल है मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब कवर कर सकूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उनके एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट हैं. सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अप्रैल से पहले मतलब मार्च में कंप्लीट सिलेबस अपना कवर कर लें. सो कोई भी आपका डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड कुछ ना समझ में आए तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, आप बता देना. सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज मॉन्स्टर. थैंक यू एवरीवन.